क्या आप इतने समझदार हैं कि अपने पैसे को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना कर सकें? ये किताब आपको ये नहीं बताएगी कि आप मार्केट पर किस तरह से पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि ये काम तो कोई भी किताब नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज की जो चर्चा का विषय है वो है किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। अब ये किताब अगर ये नहीं बताएगी कि मार्केट पे पकड़ कैसे करें तो फिर क्या बताने वाली है? देखिए, जब ये किताब के साथ मैं 2-4 हुआ तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि शायद आज मैं कुछ तो ऐसा सीख लूंगा, ऐसा गुरु मंत्र मुझे मिल जाएगा कि मैं मार्केट पे एकदम पकड़ बना लूंगा। पर फिर जैसे जैसे मैं इस किताब में आगे बढ़ता गया, इसे पढ़ता गया, मुझे एक बात समझ में आई। वो ये कि जागरूक रहना, जानकार रहना किसी भी सफलता की कुंजी है। तो अपने पैसे को कहां लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, अगर ये समझ हमें आ जाए, हम इस काम के एक्सपर्ट बन जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि हमें थोड़े समय के लिए सॉल्यूशन मिल जाए। जी हाँ, तो ये किताब हमारा दिमाग खोलती है, हमारी सोच बढ़ाती है अपने पैसों को लेकर और हमें सच में इंटेलिजेंट बनाती है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी किताब हमें सक्सेसफुल नहीं बनाती। आप सोच रहे होंगे, अरे ये कैसी बात कर दी आपने? जी हाँ, कोई भी किताब हमें सक्सेसफुल नहीं बनाती। हमें सक्सेसफुल बनाती है हमारी सोच। जो हम किसी भी किताब को पढ़कर समझते हैं, सीखते हैं, उसे अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, वो एग्जीक्यूशन, वो समझ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर। तो ये जो किताब है ये आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाएगी। ये आपको ये नहीं सिखाएगी कि आप मार्केट में, शेयर मार्केट या किसी भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट मार्केट में पकड़ बना लेंगे, राजा बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाली। पर हाँ, ये जो 3 बातें आपको सिखाएगी वो बहुत जरूरी हैं और बहुत काम की हैं। पहला, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका प्रॉफिट दुगना तिगुना बढ़ सकता है। दूसरा, आप एक स्टेबल इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। और तीसरा, आपका जो मन है या आपका जो नेचर है जिस पर आप कंट्रोल करके अपनी हारने की जो आदत है उसको छोड़ सकते हैं। आप बहुत जल्दी जो गिव अप कर देते हैं सिचुएशंस में फंसकर, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाली है ये किताब, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो शुरुआत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इंटेलिजेंट निवेशक हैं? आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपने क्लास 1 से लेके अपनी लाइफ में जितनी भी पढ़ाई की होगी उसमें आपने एकदम टॉप किया होगा, या हो सकता है आपका IQ सबसे ज्यादा हो। लेकिन इन सब बातों का, इतने दिमाग का, क्या इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने से कोई कनेक्शन है? सवाल वही है, दोबारा सोचिए, क्या आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका बुद्धिमान होने से ज्यादा व्यवहारिक होना जरूरी है। यानी आपका जो कैरेक्टर है उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको समझ होनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी का ग्राहम ने अपनी इस बुक में जिक्र किया है और वो कहानी सर आइजैक न्यूटन से जुड़ी हुई है। सन 1720 में सर आइजैक न्यूटन ने साउथ सी कंपनी, जो कि इंग्लैंड में सबसे हॉट स्टॉक थी, उसके शेयरों को खरीद लिया। जब उन्हें लगा कि मार्केट डाउन हो रही है, गिर रही है, तब उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। उन्होंने कहा कि भाई, मैं जो काम करता हूं, यानी मैं जो साइंटिस्ट हूं, उसमें मैं तारों की चाल तक बता सकता हूं, लेकिन मार्केट में अभी क्या होने वाला है वो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो मार्केट की गिरावट के वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सारे शेयर जो है बेच दिए, बहुत सस्ते में। पर तभी जब उन्होंने शेयर बेचे, अगले ही दिन उसी मार्केट में जबरदस्त उछाल आया और सर आइजैक न्यूटन तुरंत ही वापस उन्हीं शेयरों को खरीदने के लिए निकल पड़े जो कि उन्होंने बहुत सस्ते में बेचे थे। और ऐसा करने की वजह से उन्होंने उस वक्त $3 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खो दिया। $3 मिलियन मीन्स आज के अरबों रुपए। सर आइजैक न्यूटन इस बात से इतना हर्ट हुए, इतना दुखी हुए कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों को साउथ सी शब्द बोलने तक से मना कर दिया था। साउथ सी मतलब वो शेयर मार्केट, तो आसपास के लोगों को उस जगह का नाम लेना तक अलाउड नहीं था। अब देखने जाए तो सर आइजैक न्यूटन तो दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे। पर ग्राहम कहते हैं कि सर आइजैक न्यूटन एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे, लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक नहीं थे, यानी इन्वेस्टर अच्छे नहीं थे वो। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे लोग, जब मार्केट नीचे गिर रही थी तो उसमें परेशान होकर जब अपने शेयर्स बेच रहे थे, तो उन्हीं की देखा देखी सर आइजैक न्यूटन ने भी वही काम किया।
अपने थॉट को चेंज किया, घबराहट में अपना सारा शेयर बेच दिया, और जब मार्केट चढ़ने लगी तो भीड़ के साथ साथ उन्होंने भी वही शेयर जो कि उन्होंने सस्ते में बेचे थे महंगा खरीदना शुरू कर दिया। अब अगर कोई सस्ती चीज आप बेचेंगे और उसी चीज को महंगे में खरीदेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा, बट ऑब्वियस है। पर ये अभी कहना बड़ा आसान है, जब आप उस सिचुएशन में फंसे होते हैं तो ये समझ नहीं आती, और शायद उस सिचुएशन में आपको वो बात समझ आ जाए, या जो लोग मार्केट में स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंटेलिजेंट होकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको ये किताब वो समझ दे जाए जिससे वो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन पाए। यानी हम सब के पास कम से कम एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम सर आइजैक न्यूटन से आगे बढ़ सकते हैं या उनसे ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, वो भी इस किताब को पढ़ने के बाद, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के बाद। तो आज की चर्चा जारी रखते हैं इसी किताब पर जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। पैसे को काम पर लगाने की जगह। क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे? तो एक ऐसा प्लान है जहां पर पैसा आपके लिए काम कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज की चर्चा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। अच्छा, जैसे ही मैंने कहा कि एक ऐसी चीज जिसमें आपका पैसा आपके लिए पैसे कमाएगा, आपके कान तुरंत खड़े हो गए ना। ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, इन्हें सुनकर हम एक्साइटेड हो जाते हैं। कभी भी हम अपनी सोच को, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को इस तरफ लगाना ही नहीं चाहते। कितना आसान होगा ना अगर हमें ये समझ आने लग जाए कि किस तरह से हम अपने पैसे को ढंग से मैनेज कर सकते हैं, ढंग से इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमारे पैसे को हमारे लिए काम पर लगा सकते हैं ताकि वो और पैसे कमा कर लाए। पर ऐसा करने के लिए हमें इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ग्राहम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक बात बताते हैं कि वहां के लोग चाहे बिजनेस करें या ना करें, लेकिन जब भी वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे ही क्लोजिंग बेल बजती है, वहां के सारे लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब भी वहां के लोग व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं मुनाफा उस मार्केट में काम करने वाले लोगों को होता है, चाहे इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिंग की हो या ना की हो। एक और एग्जांपल देते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। हमारे देश में मार्केट को लेकर बहुत ही नेगेटिविटी फैली हुई थी शुरुआत में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा गंवा दिया। तो ग्राहम कहते हैं कि जब भी हम स्पेक्यूलेशंस करते हैं, अटकलें लगाते हैं, तो उसमें हमारे चांसेस हमेशा पैसे खोने के ज्यादा होते हैं। अगर हम उसी चीज को समझकर स्ट्रेटजी वाइज काम करें, आगे बढ़ें, इन्वेस्ट करें, तो लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि अगर सोच समझकर रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हमेशा एक अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। यानी कि आप जिस कंपनी में अपने पैसे लगा रहे हैं, जिस कंपनी के शेयर्स आप खरीद रहे हैं, पहले तो आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कितने का नुकसान झेल सकते हैं। हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम हमेशा फायदे की सोचते हैं, पर हम कभी ये तो सोचते ही नहीं कि हम कितना नुकसान झेल सकते हैं, कितना डेंट हम झेल सकते हैं। वो भी हमें सोचना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। और तीसरा, आपको काम चलाओ परफॉर्मेंस नहीं करना है। जब तक आप असाधारण प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक इन्वेस्टर अपने कारोबार के मूल्य के आधार पर जो शेयर है उसके वैल्यू को कैलकुलेट करता है। अब एक शेयर को इस आधार पर चुनना कि उसमें दूसरे लोग ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, एक तरह से जुआ है। ग्राहम की पहली सलाह यह है कि आपको शेयर्स में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हों। आपकी रूटीन लाइफ के खर्चों के अलावा जो पैसे आपके पास हैं, उन्हीं पैसों को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पेट काट कर, खर्चे काट कर, बच्चों की फीस काट कर, अपने दूसरे फंड्स को काट कर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें नुकसान होने पर अगर आपको दिक्कत हो रही है, इट मींस आप गलत थॉट के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्ट हमेशा सरप्लस मनी का किया जाता है, यानी जो जरूरत से ज्यादा पैसे हैं उन्हीं को लेकर आप इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा, इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आप के अंदर से रोज ये आवाज ना आए कि अरे मार्केट में मेरे शेयर का क्या हुआ, यानी अंदर जो घबराहट है अगर वो आपके अंदर नहीं है, तभी आप
शेयर में पैसे लगाएं। ये आपकी किस्मत है कि जैसे जुआ खेलकर लोग जीत जाते हैं वैसे ही आप स्पेक्यूलेशंस लगाकर मार्केट में पैसे बना लें। लेकिन पैसे कमाने का ये सबसे बुरा तरीका है। यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और आप स्पेक्यूलेशंस कर रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं, मतलब भाग्य भरोसे पैसे फेंक रहे हैं, तो ये सबसे गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ऐसे में आपके पैसे खोने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट उन्हें ही करना चाहिए जो लंबे वक्त तक रुक सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लंबे वक्त तक रुकना ही जरूरी है, लेकिन एटलीस्ट सोच लंबे वक्त तक रुकने की होनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से ही आदमी अपने एक्शंस लेता है, अपने प्लान करता है। लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आप लंबे वक्त तक टिके रहें अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि जो कंपाउंडिंग है, जिस तरह से कंपाउंडिंग आपको रंक से राजा बनाएगी, जीरो से हीरो बनाएगी, उसका जादू ही अपने आप में कमाल का है। जिसे कंपाउंडिंग का जादू, चक्रवृद्धि ब्याज का, प्रॉफिट का जादू समझ में आ गया, उसे ग्राहम बेल की ये किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जरूर समझ में आएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का जिक्र ग्राहम अपनी इस किताब में करते हैं कि सन 1990 के आसपास के दशक में अमेरिका में लोगों ने अचानक से ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए अटकलें लगाना शुरू कर दिया। मतलब बस किस्मत के भरोसे रहकर जुआ खेलने की तरह इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस वक्त बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े बड़े लॉस हुए। मार्केट क्रैश होने तक आ गई। लोगों ने बिना जांचे परखे बस ये मान लिया कि हम शेयर मार्केट में पैसे डालेंगे और हमें प्रॉफिट होगा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन लोगों को आदत पड़ गई थी इससे पहले प्रॉफिट कमाने की। तो उन्होंने सोचना समझना बंद कर दिया, इवैल्यूएट करना बंद कर दिया था, उन्होंने रिसर्च करना बंद कर दिया था। बस उन्हें लगा ये ऐसी मशीन है जिसमें $1 डालो और कई डॉलर्स बाहर निकलेंगे, पर ऐसा था नहीं। मार्केट की समझ होना उस वक्त भी उतना ही जरूरी था जितना कि आज। एक बहुत पुरानी कहावत है, कम खाओ गम खाओ। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। वैसे जिंदगी में हम बहुत सारी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, पर एक बेसिक अनसेड रूल हम हमेशा फॉलो करते हैं, और वो है अपनी सेफ्टी। इन्वेस्टमेंट के वक्त भी ग्राहम इसी बात को याद दिलाते हैं। वो एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि एक जगह पहुंचने के लिए दो अलग अलग जगहों से समान दूरी से लोग गाड़ी ड्राइव करके आ रहे हैं। एक आदमी वहां पर 2 घंटे में पहुंचता है और दूसरा आदमी तेज ड्राइव करके 1 घंटे में पहुंच जाता है। आप कहेंगे कि 1 घंटे वाला आदमी सही है। ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट मार्केट में जल्दी प्रॉफिट कमाने वाला आदमी सही है। ग्राहम कहते हैं कि वो जो जल्दी उस मंजिल तक पहुंचा है, उसके साथ उसकी मौत का खतरा भी तो जुड़ा हुआ था। हम जितनी जल्दी तरक्की की राह में आगे बढ़ना चाहते हैं, उतने ही ज्यादा सेक्रीफाइसेस हमें करने पड़ते हैं। हम जितना ज्यादा प्रॉफिट की सोचते हैं, उतना ही ज्यादा रिस्क हमारे साथ जुड़ जाता है। ग्राहम कहते हैं कि ये समझदारी की बात नहीं है। एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टर बनना हमेशा फायदेमंद होता है, जिसमें जान का खतरा नहीं होता। सिंपल शब्दों में कहें तो अपनी उसी इनकम को इन्वेस्ट करें जो कि आपके पास एक्स्ट्रा है। उसे प्लान वे में और लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट करें। आप जरूर फायदे में रहेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कंपाउंडिंग की ताकत। अगर आप लंबे वक्त के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अक्सर फायदे में रहते हैं। दूसरा, जल्दी अर्निंग के बारे में। ये जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है, ये जो बाजार है, इसके बारे में ग्राहम कहते हैं कि कभी भी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ना करें जिसके बारे में आपको पता ना हो। भ्रामक प्रचारों के ऊपर ना जाएं। अपनी बात को समझाने के लिए यहां पर ग्राहम
दो पुराने विज्ञापनों का रेफरेंस लेते हैं जो कि उस वक्त चल रहे थे। पहला था एक ड्राइवर अपने मालिक को दिखाता है कि ये मेरा घर है। मालिक देखता है तो कहता है कि अच्छा, इस समुद्र के अंदर कहीं पर है। ड्राइवर कहता है नहीं, वो जो आप टापू देख रहे हैं वो। मालिक कहता है अरे वाह, ये तो एक टापू है। ड्राइवर कहता है नहीं, ये टापू नहीं, एक देश है। हिडन मैसेज ये था कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में तो आप इतना कमा सकते हैं कि आप एक देश खरीद सकते हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, पर जिस तरह से प्रचार किया जा रहा था उसमें एक बात तो साफ छिपी थी कि आम जनता जिसे कि इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं पता था, वो आंख मूंद कर शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रही थी और मुंह की खा रही थी। और कुछ चुनिंदा लोग जो कि सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो इसी बात का फायदा उठा रहे थे। दूसरा विज्ञापन दो औरतों का जो कि जॉगिंग करके लौटी हैं और उनमें से एक किचन में चली जाती है, अपने रूटीन के कामों में बिजी हो जाती है, वहीं दूसरी कंप्यूटर पर बैठती है और कहती है अरे वाह, आज मैंने $1700 कमा लिए। इनडायरेक्ट मैसेज ये था कि जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं वो बैठे बिठाए पैसे कमाते हैं। बात गलत नहीं है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। उस वक्त के हिसाब से आम जनता को इन्वेस्टमेंट मार्केट के बारे में बताया ही नहीं गया और लोगों ने भी भीड़ चाल की वजह से कोई भी जांच नहीं की, कोई भी रूल नहीं फॉलो किया। बस क्योंकि मार्केट अच्छा कर रहा है तो चलो खरीद लो, और सबने खरीद लिया। और वही जैसे कि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता है, मार्केट जब नीचे हुआ तो वही सारे लोग घबरा गए और उन्होंने अपने वो सारे शेयर्स बेच दिए। ये एक ऐसी गलती है जिसके बारे में वॉरेन बुफे भी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल है कि जब सब बेचें तो आप खरीदिए और जब सब खरीदे तो आप बेचिए। पर यह रूल उस वक्त शायद कोई नहीं जानता था और बहुत सारा पैसा लोगों का डूब गया। तो ग्राहम कहते हैं कि धीरे चलिए, आराम से चलिए, प्लान करके चलिए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे, आप जरूर अमीर बनेंगे और आप जरूर एक अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे। तो एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए ग्राहम ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि इस तरह से हैं कि आपको कभी भी खुद को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि आप स्पेकुलेट करें या अनुमान लगाएं कि कौन सा शेयर मार्केट में तेजी लाने वाला है, किस शेयर में मार्केट में तेजी आने वाली है। दूसरा, जब आप इन्वेस्टमेंट को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं तो आप अटकलें न लगाएं, गेस न करें कि कौन सा शेयर अच्छा करेगा, प्रॉपर रीडिंग करें, प्रॉपर समझें। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि आपके पास जो पैसे हैं आपको उसको प्लान्ड वे में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए लालच किए बिना उतने ही पैसे लगाने होंगे जितना आपके पास एक्स्ट्रा हो। उतने ही पैसों से इन्वेस्टमेंट करें जितने का हिट, जितने का लॉस आप झेल सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ग्राहम कहते हैं और जो ये स्पेकुलेशन वाला खेल है यानी गेस वर्क वाला खेल है, उसके लिए अधिक से अधिक 10% आपकी कुल संपत्ति का ही इसमें डालें। यानी कि आप जो कुछ भी कमाते हैं, बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है कि आप अनुमान लगा सकते हैं, गेस वर्क कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए अपनी टोटल वेल्थ का 10% ही इसमें डालें। ग्राहम कहते हैं कि लालच इंसान का बेसिक गुण है, वो लालच करता है तभी आगे बढ़ता है। कुछ लोग उसी लालच की वजह से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, और कुछ लोग उसी लालच की वजह से डूब जाते हैं। यानी ये इंसानी फितरत का एक हिस्सा है लालच, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को इसे रोकने के लिए, दबाने के लिए ज्ञान देना बेवकूफी होगी। हालांकि लालच करना बुरी चीज है, लेकिन आप सभी को लालच करने से मना नहीं कर सकते। पर हां, आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कितना पैसा आप उस लालच के लिए सेक्रीफाइस करें। यानी आपकी जो अनुमान लगाने की प्रवृत्ति है जिसमें आपको मजा आता है, उसके हिसाब से आप अपनी टोटल आय का, टोटल इनकम का, टोटल वेल्थ का 10% ही उसमें लगाएं, जिससे आप कम रिस्क पर सीख पाएंगे। अगर आप सच में एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप जरूर उसके ऊपर काम करें, इन्वेस्टमेंट मार्केट के बारे में समझें,
अपनी कैपेसिटी के बारे में समझें, अपना नॉलेज बढ़ाएं और फिर इसमें कदम रखें। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर। मेरी सलाह है कि आप जब भी इस बारे में सीरियस हों तो पहले इसका अध्ययन करें, इसे ढंग से समझें, इसे ढंग से पढ़ें। ये किताब भी आपको इसमें बहुत हेल्प करेगी। पर उन सारे टेक्निकल टर्म्स में से एक ऐसा टर्म है जो मुझे लगता है कि आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिक टर्म है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है इन्फ्लेशन। यानी कि जो पैसा है उसकी वैल्यू होती है। एक किसी पर्टिकुलर साल में उस पैसे की क्या वैल्यू है, उसी से आप इन्फ्लेशन का पता लगा सकते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 10 रुपए में आज से 10 साल पहले जो चीज खरीदी जा सकती थी, आज की डेट में 10 रुपए में शायद वो चीज आपको देखने को ना मिले। जिस गाड़ी की कीमत आज से 10 साल पहले लाख रुपए थी, वो गाड़ी शायद आज 2 लाख की मिले। जो घर आप आज से 10 साल पहले खरीदना चाहते थे, उसकी कीमत शायद 10 लाख होगी, लेकिन आज उसी घर की कीमत शायद 50 लाख हो। तो ये जो डिफरेंस ऑफ वैल्यू है ना, यही है इन्फ्लेशन, यानी पैसे की वैल्यू, पैसे का मूल्य। 1 रुपया, 1 डॉलर या कोई भी करेंसी जो आज से 1 साल पहले वैल्यू रखती थी, उसकी वैल्यू आज के टाइम पर जरूर घटी या बढ़ी होगी, और वही उस पैसे की वैल्यू है और वही इन्फ्लेशन है। ब्रायन योगी बेरा का एक कोट यहां पर मेंशन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको पता है कि आप कहां जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप कहीं नहीं जा रहे, यह सिर्फ आपका भ्रम है। ग्राहम कहते हैं कि एक समझदार इन्वेस्टर को कभी भी बीते हुए समय के आधार पर फ्यूचर के बारे में अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि कोई चीज बीते हुए कल में अच्छी हुई थी तो वही इन्वेस्टमेंट, वही तरीका, वही सोच फ्यूचर में भी काम करेगी। दूसरा, अनुमान लगाकर जल्दी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग उस कैटेगरी में आते हैं जो कि शायद अपने भाग्य के भरोसे कुछ वक्त के लिए सक्सेसफुल हो जाएं, उनका इन्वेस्टमेंट सही जगह पर हो जाए, पर उन्हें नहीं पता होगा कि कब उनके उस इन्वेस्टमेंट में उन्हें लॉस हो जाए, क्योंकि उनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उनको उस बारे में कोई समझ नहीं है। यानी कि जो चीज जितनी स्पीड से ऊपर जाएगी, जो चीज जितनी जल्दी तरक्की करेगी, उसके वापस जमीन पर गिरने के उतने ही चांसेस हैं। तो इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट के लिए ग्राहम कहते हैं हमेशा हमारे पास सेफ्टी होनी चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि एक इन्वेस्टर को हमेशा खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए, जैसे शेयरों का भविष्य रिटर्न हमेशा अपने पिछले रिटर्न के समान क्यों होना चाहिए? जब हर एक निवेशक का मानना है कि लंबे समय तक पैसे कमाने के लिए स्टॉक की गारंटी है, तो क्या बाजार में भारी गिरावट नहीं होगी? जब एक बार ऐसा हो रहा है तो क्या फ्यूचर में उसी तरह के हाई रिटर्न मिल सकते हैं? ग्राहम बहुत ही प्रैक्टिकली सोचते हैं और जवाब देते हैं। ग्राहम कहते हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का जो मूल्य है, उसकी वैल्यू है, हमेशा उसके लिए भुगतान की जाने वाली कीमत का एक काम होना चाहिए। 1990 के दशक के अंत तक मुद्रास्फीति दूर हो रही थी, कॉरपोरेट लाभ तेजी से बढ़ रहे थे और अधिकांश दुनिया शांति में थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था, और ना ही इसका मतलब ये हो सकता है कि शेयर किसी भी कीमत पर खरीदने के लायक थे। अब क्योंकि कंपनियां कमाई कर सकती हैं जो सीमित हैं, उसी तरह से इन्वेस्टर्स को भी स्टॉक में भुगतान करने के लिए अपने लालच को, अपनी कुल संपत्ति का कितना % वो झेल सकते हैं, उसका एक प्लान उनके पास जरूर होना चाहिए। माइकल जॉर्डन का एक एग्जाम्पल देकर ब्रायन समझाते हैं। वो कहते हैं कि माइकल जॉर्डन अपने पूरे समय में, जब तक उनका करियर रहा, वो सबसे बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे और बहुत सारे लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। जब भी उनके मैचेस होते थे, लोग भीड़ की तरह टूट पड़ते थे उनके मैचेस देखने के लिए, और इसके एवज में माइकल जॉर्डन को हर साल करीब $34 मिलियन का पेमेंट मिलता था। पर इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही पैसा माइकल जॉर्डन की टीम को दिया जाए। ठीक उसी तरह से शेयर मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर चीज, कोई एक पर्टिकुलर शेयर काम करता है, ना कि पूरी मार्केट। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप किसके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, ये कॉल आपकी है, ये आपको देखना है, ये आपको समझना है। ग्राहम आगे कहते हैं कि जब शेयर मार्केट में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, यहां तक कि इस फील्ड के जो विशेषज्ञ हैं वो भी फेल हो चुके हैं, तब भी क्यों जो इन्वेस्टर है इन्हीं पर विश्वास करता है।
तो ग्राहम कहते हैं कि जिस तरफ सारे जा रहे हों उसके बारे में ध्यान से सोचें, अपने भविष्य के बारे में ध्यान से सोचें, क्योंकि शेयर बाजार का प्रदर्शन 3 ही रीजंस पर डिपेंड करता है। पहला, वास्तविक विकास यानी कि कंपनियों की कमाई और उनका जो हर साल का प्रॉफिट है वो उसमें वृद्धि। दूसरा, मुद्रास्फीति की वृद्धि यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें कीमतों की सामान्य बढ़ोतरी हो, बहुत तेज शूट अप ना हो रेट। तीसरा, सट्टा वृद्धि या गिरावट। निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जनता की भूख में कोई वृद्धि या कमी। इन 3 ही फैक्टर्स पर शेयर बाजार चलता है। ग्राहम कहते हैं कि जब आप अनुमान लगाते हैं, ऐसा करते समय आप केवल एक ही चीज पर भरोसा कर सकते हैं कि आप शायद गलत हो जाएंगे। इकलौता सच यही है जो हमें अतीत सिखाता है, हमारा बीता हुआ कल सिखाता है, और वो ये कि भविष्य हमेशा हमें आश्चर्यचकित करेगा, यानी कुछ न कुछ सरप्राइजेस हमारे फ्यूचर में छुपे ही होंगे। और बाजार कभी भी किसी का सगा नहीं होगा, हमेशा उन लोगों को सरप्राइज करेगा जो लोग ये माने बैठे हैं कि उन्हें तो सब पता है। भविष्य में हर इंसान जिसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है वो गलत साबित हो सकता है। तो हर तरह से आपको अपनी अपेक्षाओं को, अपने लालच को कम करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि अपने इमोशंस को निराश ना होने दें। जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है उसके लिए आशा हमेशा एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है। जो कॉन्फिडेंस है, जो उम्मीद है, वो हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। वित्तीय बाजारों में भविष्य में जितना बुरा दिखता है वो उतना ही बेहतर भी हो सकता है। एक बार किसी ने ब्रिटिश उपन्यासकार और निबंधकार जी.के. चेस्टरटन को बताया कि धन्य है वो जो कुछ भी उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वो निराश नहीं होगा। यानी जिसे कोई उम्मीद ही नहीं है उसे हताश होने की क्या जरूरत। पर ब्रायन के शब्दों में शायद वो कोट एक बार फिर से सोचा जा सकता है और उसे इस तरह से समझा जा सकता है कि वो इंसान बेहतर है और धन्य है जो कभी कोई उम्मीद नहीं करता, कोई लालच नहीं करता, क्योंकि उसे हर एक चीज का आनंद प्राप्त होगा, वो हर एक चीज का मजा उठाएगा। जब हमें कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट प्राप्त करना होता है तो उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर रास्ता भी अपनाना होता है। जिस जगह के लिए निकलना है हमें उसी दिशा की ओर मुंह करके चलना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो हमें अपना पोर्टफोलियो भी उसी तरह से तैयार करना चाहिए, है ना? नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं बेंजामिन ब्रायन की लिखी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर। ग्राहम कहते हैं कि इस बात पर हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए कि आप कितने ओपन हैं, कितना आक्रामक होके अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या आपको उस बारे में सोचने की जरूरत है? क्या आपको इतना ओपन होके अपने पैसे फेंकने की जरूरत है? ये कैसे डिसाइड किया जाए कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसा फेंकना नहीं है बल्कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट है? इन सारी बातों को कहते हुए ग्राहम कहते हैं कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट पर कम निर्भर करते हैं और आप किस तरह के निवेशक हैं। यहाँ पर बुद्धिमान निवेशक यानी कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के 2 तरीके हैं। पहला, लगातार शोध, चयन और निगरानी करके स्टॉक, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड का मिश्रण बनाकर निवेश किया जाए, या एक स्थायी पोर्टफोलियो बना लिया जाए जो अपने आप काम करता हो। मतलब आप एक प्लान करके स्ट्रैटेजी वाइज कुछ एक शेयर्स खरीद लें और वो शेयर्स अपने आप में ही काम करते रहें, गुणित होते रहें और आपको फायदा पहुंचाते रहें। या दूसरा, एक स्थायी पोर्टफोलियो बनाकर। तो ग्राहम का जो पहला थॉट है वो सक्रिय या उद्यमी है, मतलब उसमें आपको लगे रहना पड़ेगा, वो आपका टाइम लेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। जो दूसरी स्ट्रैटेजी है जो कि ऑटो पायलट पर चलती है, जो रक्षात्मक है, निष्क्रिय है, वो आपका कम समय लेती है और जब बाजार शेकी हो जाता है, ऊपर नीचे होता है, उस वक्त इस तरह की स्ट्रैटेजी में आपको रुके रहने की जरूरत होती है लंबे वक्त तक। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के रूप में चार्ल्स एलिस ने कहा कि एक उद्यमी दृष्टिकोण फिजिकल है, यानी कि पहला तरीका
जिसमें आपको लगे रहना पड़ता है, वो फिजिकली बहुत डिमांडिंग है। आपको उसमें अपना सब कुछ झोंक देना पड़ता है, अपना पूरा अटेंशन, अपना पूरा टाइम। जबकि जो सेकंड थॉट है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है पर वो सेफ है और वो आपसे लंबे समय की मांग करता है, इमोशनली आपका जो पैसा लगा हुआ है वो आपसे इमोशनली सपोर्ट की मांग करता है, मतलब लंबे समय तक आपको उसके साथ रहना पड़ता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव खेल प्रशंसक की तरह सोचें कि आपको आपके विरोधी ने, आपके ओपोनेंट ने एक जटिल बौद्धिक चुनौती दी है, एक पहेली बूझी है। अब आपका दिमाग एक्टिव होकर उसके सोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर देगा। अगर आप भागते हैं इससे, आप चाहते हैं कि ये जल्दी सुलझ जाए, तो फिर आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यानी अगर आप जल्दबाज नेचर के इंसान हैं, यानी कि अगर आप जल्द घबरा जाते हैं, आप पैसे की उलझन को सुलझाने के बजाय एक सिंपल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, देन जो पहला तरीका है जिसमें आपको अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपना फोकस रखना होता है, वो आपके लिए नहीं है। इसके विपरीत आपको सिंपल और सेफ इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो दोनों तरीकों को जोड़ करके कंफर्टेबल फील करते हैं। वो एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें दोनों का ही मिक्सचर होता है। यानी कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें वो अपना एफर्ट डालते हैं, चेक करते रहते हैं, साथ ही साथ वो कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी करते हैं जो कि अपने आप काम करती है ऑटो पायलट मोड पर, उसमें उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। दोनों ही थॉट प्रोसेस जो है एक जैसे हैं, मतलब इक्वली इंटेलिजेंट हैं। इसमें या तो आप सक्सेसफुल होंगे या फिर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सही चुनने के बारे में कंप्लीटली नॉलेजेबल हैं, जानकारी रखते हैं, तो आप अपने पूरे इन्वेस्टमेंट करियर में उन इन्वेस्टमेंट पर भरोसा करें जिन्हें आपने सोच समझकर चुना है, और इमोशनल होकर बाजार की चाल को देखकर घबराएं नहीं, अपने उन शेयर्स को बेचें नहीं, अपने उन इन्वेस्टमेंट्स को खत्म ना करें। एक्टिव और इनएक्टिव जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसके बीच ग्राहम इन दोनों ही तरह के पोर्टफोलियोज और इन दोनों ही तरह की सोच वाले लोगों के बारे में कहते हैं कि इनसिक्योरिटी दोनों के अंदर होती है, और इन्वेस्टमेंट का पूरा खेल ही इसी विचार पर है कि आप कितनी देर तक टिके रह सकते हैं, किस इन्वेस्टमेंट के साथ टिके रह सकते हैं, और अपने शेयर को बेचने या खरीदने का सही समय क्या है। क्या आप ये बात जानते हैं? ब्रायन कहते हैं कि एक रक्षात्मक निवेशक यानी कि सेफ इन्वेस्टर किस तरह से शुरू करता है। वो सबसे पहले सबसे बुनियादी निर्णय लेता है। वो ये डिसाइड करता है कि शेयरों में कितना रखा जाए और बॉन्ड और कैश में कितना रखा जाए। यानी कि एक ही जगह पर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करने के बजाय जो टोटल जमा पूंजी है उसका कितना परसेंट शेयर्स में डाला जाए, कितना परसेंट बॉन्ड में रखा जाए और कितना परसेंट कैश रखा जाए। स्टॉक और बॉन्ड के बीच अपनी संपत्ति को इन्वेस्ट करने के तरीके के बारे में ग्राहम की ये जो चर्चा है, इसमें सबसे असामान्य बात यह है कि इसमें कहीं भी उम्र का उल्लेख नहीं है, मतलब उम्र को कहीं भी नहीं डिस्कस किया गया है। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो वक्त के साथ साथ जो नॉलेज हासिल किया गया है, इसके खिलाफ दृढ़ता से उनकी सलाह ये बताती है कि ये माना जाता है कि आपको इन्वेस्टमेंट में कितना जोखिम लेना चाहिए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने साल के हैं, यानी आपको अपनी उम्र के हिसाब से जोखिम लेना चाहिए। इसका थंब रूल है कि 100 से आपकी उम्र घटाने से बाकी बची संख्या के बराबर प्रतिशत में स्टॉक व बाकी प्रतिशत में अपनी संपत्ति का निवेश बॉन्ड आदि में करना चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और यानी कि एक 28 साल के आदमी को अपने पैसे का 72% स्टॉक में रखना चाहिए। 81 साल के आदमी को केवल 1 से 9% स्टॉक में रखना चाहिए। बाकी सबकी तरह ही 90s में ये जो थॉट था ये बहुत आम था। ईयर 2000 में एक बहुत ही फेमस किताब में एक तर्क दिया गया था कि अगर आप 30 साल से कम उम्र के हैं तो आपको अपने पैसे का 95% स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, भले ही आपके पास जोखिम के लिए कुछ भी ना बचा हो। जब तक आप इस सलाह के समर्थकों को अपने IQ से 100 घटाने की इजाजत नहीं देते हैं तो आपको ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मतलब आपको ये सेंस कर लेना चाहिए कि इस थॉट में कुछ तो गड़बड़ी है। आपकी एज के हिसाब से क्यों डिसाइड करना चाहिए कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं? देखिए, एक 89 इयर्स के आदमी को $3 मिलियन के साथ एक परफेक्ट कंप्लीट पेंशन और अपने आने वाली जो जनरेशन उनके लिए ज्यादातर पैसे को बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाती है। क्या ये मूर्खता नहीं है? उसके पास पहले से ही बहुत सारी इनकम है, बहुत सारा पैसा है, और जब वो इंसान
जाने वाला होगा तो बाय डिफॉल्ट उसकी आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो पहले से ही उन सारे शेयर्स की मालिक होगी। दूसरी तरफ एक 25 साल के आदमी को जो अपनी शादी और घर के लिए जो खर्चे जुटा रहा है, बचत कर रहा है, वो अपने सारे पैसे स्टॉक्स में डाल देगा। यदि शेयर बाजार एक बड़ा गोता लगा लेता है, मतलब डूब जाता है, तो उसके पास उसके खर्चे वाले हिस्से को कवर करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने जवान हैं, कितने युवा हैं, या आपके पास कितनी एज बची है। आपको अपने पैसे की आवश्यकता शायद 40 साल तक न पड़े, और बिना किसी वार्निंग के ही अचानक से आपको 40 मिनट बाद भी पड़ सकती है। मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल है कि आपको कब पैसे की जरूरत पड़ सकती है। आप अपना काम खो सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी वर्स्ट से वर्स्ट चीज आपके साथ हो सकती है जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। और अगर आपने ऐसे में अपनी सारी इनकम इन्वेस्ट कर रखी है तो आपके पास क्या बचेगा? मतलब अप्रत्याशित जोखिम कभी भी किसी के लाइफ में भी आ सकता है, इसलिए हर किसी को कुछ कैश अपने पास रखना चाहिए, या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि 1 मिनट के अंदर कैश में कन्वर्ट की जा सके। आखिरकार कई लोग ठीक से निवेश करना बंद कर देते हैं क्योंकि शेयर बाजार नीचे चला जाता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम में से अधिकतर लोग स्पेकुलेशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। आज कम काम करते हैं कि हम भविष्य में यानी फ्यूचर में गतिशील रूप से चार्ज किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में कैसा महसूस करेंगे। जब स्टॉक 1980 और 1990 के दशक में 15% या 20% सालाना बढ़ रहा था, तब ये इमेजिन करना आसान था कि आप और आपके स्टॉक आपके लाइफ में कैसे चलेंगे, मतलब आगे वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं, यानी कि जब आपके पास सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, ऐसे में जो लोग अनुमान लगाते हैं वो लोग अक्सर ऊंचे भाव में शेयर्स खरीदते हैं और कम भाव में बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, और फिर बाद में खुद को कोसते, अपनी किस्मत को कोसते हैं। ग्राहम जोर देकर कहते हैं कि हर किसी को बॉन्ड में कम से कम 25% ऑफ द इनकम इन्वेस्ट करना चाहिए। वो तर्क देते हैं कि ये एक तरह का कुशन है जो आपको शेयर बाजार में जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको ये रिलीफ देगा। आपके जो बाकी के पैसे हैं उसको शेयर मार्केट में लगाने का आपको साहस देगा, हिम्मत देगा। तो बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप कितना जोखिम ले सकते हैं, अपने जीवन की रियल सिचुएशन के बारे में सोचें कि वो कब तक बदल सकते हैं। आपके पास कितने कैश की जरूरत है, कितने कैश में आप अपना जीवन गुजार सकते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आप का मैरिटल स्टेटस, आप कुंवारे हैं, शादीशुदा हैं तो क्या पत्नी आपके साथ रहती है, पति आपके साथ रहते हैं, बच्चे हैं नहीं हैं, उनका क्या खर्च है, ट्यूशन की फीस कितनी देते हैं, क्या जो पैसे आपके पास हैं आप किसी को मालिकाना हक देना चाहते हैं, किसी को अपने बाद उसका वारिस बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपने मम्मी पापा को उनकी बढ़ती उम्र में मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, उनका सपोर्ट बने रहना चाहते हैं। आपका करियर कैसा चल रहा है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस में हैं, अगर बिजनेस में है तो कितना कमाते हैं, जॉब में है तो कितना कमाते हैं और क्या श्योरिटी है जॉब की, वगैरह वगैरह। और सबसे जरूरी कि आपकी इनकम और आपके खर्चे की जरूरतों को देखते हुए आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने पैसे का रिस्क ले सकते हैं। अगर इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद, याद करने के बाद आपको लगता है कि आप शेयर मार्केट में अधिक से अधिक जोखिम ले सकते हैं, तो आप ग्राहम के न्यूनतम बॉन्ड या नकद में 25% के आसपास हैं। अगर नहीं तो अपने अधिक शेयरों को खत्म कर दें, क्योंकि अधिकतम निवेश यानी कि 75% बॉन्ड या नकदी में बढ़ते हैं। एक बार जब आप अपना टारगेट डिसाइड कर लेते हैं तो उसे केवल अपनी विशेष जीवन परिस्थितियों में ही बदलें, यानी कि जब तक जरूरत ना हो तब तक उन्हें न छुएं। तब शेयर ना खरीदें जब शेयर बाजार बढ़ रहा हो, महंगा हो रहा हो, ऊंचे पे हो। ठीक वैसे ही अपने शेयर बेचे भी मत जब बाजार नीचे चला गया हो, लॉस हो रहा हो। जो ग्राहम का थॉट प्रोसेस है इसमें वो है डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना। एग्जाम्पल के तौर पर आइए मान लें कि आप काफी हाई लेवल जोखिम के साथ बहुत ही सहज हैं। मान लें कि आपके स्टॉक में 70% संपत्तियां हैं और बॉन्ड में 30%। अगर शेयर बाजार 25% बढ़ता है लेकिन बॉन्ड स्थिर रहते हैं तो अब आपके पास स्टॉक में 75% से कम और बॉन्ड में केवल 25% ही होगा। रोज रोज अपने स्टॉक्स के पीछे ना पड़ें, क्योंकि ऐसे में आप पागल हो जाएंगे। बेहतर है कि कुछ एक प्लानिंग कर लें।
ब्रायन का सुझाव है कि आप नए साल और हर चौथी जुलाई जैसे आसान टर्म्स को कॉइन कर लें। एक फिक्स कर लें कि हर 3 महीने में एक बार चेक करेंगे, हर 2 महीने में एक बार चेक करेंगे। मतलब ऐसा कि आप हमेशा सिर्फ उसी के बारे में ना सोचते रहें। भाई जब शेयर मार्केट में इतना ही पैसा है तो हम अपना 100% इन्वेस्टमेंट उसमें क्यों ना करें। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं बेंजामिन ग्राहम की लिखी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर। एक बहुत ही जेन्युइन सा सवाल है जो कि कोई भी सोच सकता है कि भाई जब शेयर बाजार में इतना फायदा हो सकता है तो हम 100% इन्वेस्टमेंट उसमें क्यों ना करें, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा क्यों करें। ग्राहम इस बारे में कहते हैं, सलाह देते हैं कि स्टॉक में अपनी कुल संपत्ति का 75% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? ग्राहम कहते हैं कि क्या आपके सारे पैसे शेयर बाजार में हर किसी के लिए उपलब्ध हैं? इन्वेस्टर्स की एक छोटी सी संख्या के लिए, एक छोटे से ग्रुप के लिए 100% स्टॉक पोर्टफोलियो समझ में आ सकता है और ये उन्हीं लोगों के लिए ठीक हो सकता है जिन लोगों ने ये सारे काम किए हों। कौन कौन से? अगर आपने कम से कम अपने परिवार के लिए 1 साल का खर्चा सुरक्षित रखा हुआ है, या फिर आप आने वाले कम से कम 20 सालों तक लगातार निवेश करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर आप ईयर 2000 में जो क्राइसिस हुई थी शेयर मार्केट में उससे बच गए हैं, या फिर आपने उस दौरान अपने शेयर नहीं बेचे, या फिर आपने उसी दौरान यानी कि साल 2000 में जब शेयर मार्केट डूब रही थी तब बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए हों। तो जब तक आप पूरी ऑनेस्टी से इन सारे पॉइंटर्स को कंसिडर नहीं कर लेते तब तक आपको अपने सारे पैसे शेयर बाजार में नहीं डालने चाहिए। एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन परसेंटेज पर ही खेलना चाहिए। ग्राहम अपने दिनों की बात करते हैं कि उस वक्त बॉन्ड निवेशकों को, बॉन्ड इन्वेस्टर्स को 2 बेसिक ऑप्शंस का सामना करना पड़ता था। पहला टैक्स फ्री या दूसरा टैक्सेबल। पहला छोटे समय के लिए या फिर दूसरा लंबी इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड लें या फिर बॉन्ड फंड लें। तो इस पर आगे कहते हुए ब्रायन बताते हैं कि जब तक कि आप सबसे कम टैक्स ब्रैकेट में ना हो, आपको अपने पेंशन खाते के बाहर केवल कर मुक्त बॉन्ड खरीदना चाहिए। मतलब ऐसा कोई बॉन्ड ना लें जिसमें आपको टैक्स देना पड़े, वरना क्या होगा कि आपकी बॉन्ड की आय का बहुत सारा पैसा टैक्स में चला जाएगा। दूसरा, कम समय के लिए लें या ज्यादा समय के लिए। तो अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं यानी टैक्स बढ़ता है तो बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं। हालांकि जो छोटे समय का बॉन्ड होता है वो थोड़े दिन में निपट जाता है। दूसरी तरफ अगर ब्याज की दरें गिरती हैं तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं और दीर्घकालिक बॉन्ड छोटे से बेहतर प्रदर्शन करता है। इस चीज को आप छोटे टर्म और लंबे टर्म के बॉन्ड्स को कंपेयर करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बॉन्ड फंड जो है वो हर मंथ के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको मिल सकते हैं, सस्ते होते हैं और इसमें वैरायटी भी होती है जिससे आप अपने कमीशन के भुगतान के बिना मौजूदा दरों पर सीधे फंड में फिर से निवेश कर सकते हैं। और अधिकतर जो इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड फंड पर्सनल बॉन्ड को हराते हैं। अब सवाल यह आता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इनकम कैसे ली जाए। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, उसको जमा या मनी मार्केट खातों के बैंक प्रमाण पत्रों से बाहर जाने पर विचार करना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टर को इन विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए जो हैं ट्रेजरी सिक्योरिटीज, सेविंग बॉन्ड्स, मॉर्टगेज सिक्योरिटीज, एन्युइटीज, प्रेफर्ड स्टॉक या फिर नॉर्मल शेयर। तो ब्रायन कहते हैं कि डिफेंसिव होने से अच्छा है कि एक प्लान्ड वे में बहुत ही अग्रेसिव खेला जाए और वही सबसे अच्छा सेल्फ डिफेंस है। यानी कि प्लान्ड वे में आक्रमण करना ही सबसे अच्छा डिफेंस है। जब मार्केट इतनी वॉलेटाइल थी, इतनी डूब रही थी, तब भी बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले ग्राहम की उस बात को याद रखना चाहिए कि जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें आपको समय और ऊर्जा लगाने की आपकी इच्छा के मुकाबले जोखिम के प्रति आपको कितना रचनात्मक होना चाहिए वो बात याद रखनी चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट में सही तरीके को अपनाते हैं तो स्टॉक में निवेश करना और आपके पैसे को बॉन्ड और नकदी में पार्किंग करना कितना आसान है। सन 2000 के शुरू में होने वाले शेयर बाजार में यदि आपने लॉस उठाया है और यदि बदले में आपको ये लगता है कि अब आप कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो एक पुरानी स्ट्रैटेजी कहती है कि दूध से जला छाछ भी फूंक कर पीता है।
क्योंकि सन 2000 और 2002 की जो इतनी बुरी स्थिति थी स्टॉक मार्केट की, उसमें बहुत सारे लोग दिवालिया हो गए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने वापस शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया और अपने उस एक्सपीरियंस को उसमें डाला जो उन्होंने सन 2000 के क्राइसिस में सीखा था। अगर हम इसको लॉजिकल रूप में देखें कि जिन लोगों ने सन 2000 में अपने पैसे खोए थे, आज भी वो कुछ शेयर्स के मालिक हैं, तो जो आज वो शेयर्स के मालिक है इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। पर ग्राहम के हिसाब से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। तो सवाल उठता है कि क्या आप जानते हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए? तो ग्राहम कहते हैं कि सबसे पहले रक्षात्मक निवेशक को हमेशा बचाव करना चाहिए। यह विश्वास कि आप बिना होमवर्क किए स्टॉक ले सकते हैं, उससे 1980 के दशक और 1990 के दशक के शुरुआत में सबसे पॉपुलर बात यह थी, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पॉपुलर रूल यह था कि जो आप जानते हैं उसे खरीदें। यानी जिसके बारे में आपको जानकारी है आप उसी पर अपना पैसा लगाएं, अनुमान न लगाएं। दूसरी सबसे जरूरी बात जो ग्राहम यहां पर कहते हैं वो ये है कि क्या आप अपना रोल खुद प्ले कर सकते हैं। यानी कि जब आप शेयर मार्केट में उतरते हैं तो क्या खरीद फरोख्त आप खुद कर सकते हैं? ग्राहम का सजेशन है इसे खुद करें। अगर आपके पास स्टॉक खरीदने के लिए बहुत कम पैसा है तो भी आप ऑनलाइन ब्रोकरेज के माध्यम से स्टॉक खरीद सकते हैं। ऑनलाइन स्टॉक वेबसाइट्स उपलब्ध कराए गए हजारों शेयर्स की प्रत्येक पीरियाडिक खरीद पर केवल कुछ 1% चार्ज करती हैं। आप हर हफ्ते या हर महीने निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां तक कि आपके बैंक के खाते से इलेक्ट्रॉनिक डेबिट क्रेडिट है या अपने पे चेक से सीधे खाते से स्टॉक में अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। जबकि जो ब्रोकर है वो आपको शेयर खरीदना है नहीं खरीदना है इसके भी पैसे चार्ज करता है। पारंपरिक जो ब्रोकर्स हैं या म्यूचुअल फंड्स के विपरीत जो आपको एक बड़े से सर्टेन अमाउंट के बिना खाता तक नहीं खोलते, वहीं इस तरह के ऑनलाइन फर्म्स के पास जीरो बैलेंस पर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और वो उन इन्वेस्टर्स के लिए तैयार हैं जो ऑटो पायलट पर अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। अगली बात कि आप जारी करने वाली कंपनियों से सीधे पर्सनली स्टॉक खरीद सकते हैं। 1994 में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इस चीज को अलाउ कर दिया था कि आप सीधे कंपनियों से शेयर्स खरीद सकते हैं, जिस पर पिछले कई सालों से रोक लगी हुई थी। और सैकड़ों कंपनियों ने इंटरनेट पर अपने प्रोग्राम्स चलाए जिसमें उन्होंने सीधे लोगों को इनवाइट किया और ब्रोकरेज के बिना शेयर खरीदने की पेशकश की। कंपनीज अक्सर तरह तरह के इन्वेस्टमेंट उसमें कराती हैं और उसके अगेंस्ट कुछ एक चार्ज भी करती हैं, लेकिन वो कितना भी चार्ज करे पर वो जो रेगुलर ब्रोकर है उससे तो सस्ता ही होता है। हालांकि ये चेतावनी भी दी जाती है कि आपके अंत के वर्षों के लिए छोटी छोटी राशि के शेयरों को खरीदने से बड़े टैक्स के सिरदर्द से छुटकारा मिल सकता है। तो अगर आप अपनी खरीद के स्थायी और व्यापक रूप से विस्तृत रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार नहीं है, मतलब आप अपना डेटा बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो सबसे पहले आप खरीदारी ना करें और केवल एक स्टॉक में निवेश ना करें, या फिर कह सकते हैं कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि जब तक आप अपने दांव को फैलाने के इच्छुक नहीं होंगे, आप रिस्क लेने के इच्छुक नहीं होंगे, रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, तब तक आपको बिल्कुल भी शर्त नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि शर्त लगाते ही जीतने के साथ साथ हारने का भी इक्वली खतरा होता है। 50-50% चांसेस होते हैं। ग्राहम के अनुसार इन्वेस्टर्स के लिए 10 to 30 शेयर्स के बीच एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, खासतौर से वो लोग जो कि अपने शेयर खुद चुनना चाहते हैं। लेकिन आपको ये पक्का करना होगा कि आप केवल इसी चीज में अपना सारा पैसा नहीं डालेंगे। पर इसमें खतरा ये होता है कि जो लोग ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमेशा उसको मॉनिटर करते रहते हैं और धीरे धीरे ये आपको एक सट्टेबाज बना देता है। आपके अंदर जुआ खेलने की प्रकृति आ जाती है, यानी कि अनुमान लगाने लगते हैं, आप स्पेक्युलेशन करने लगते हैं अपने पैसों के साथ। वहीं जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा सेफ रहते हैं। अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको हेल्प लेनी चाहिए, जैसे कि एक रक्षात्मक निवेशक, डिस्काउंट ब्रोकर, वित्तीय योजनाकार या फिर एक पूरी तरह से सेवा स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से आप स्टॉक खरीद सकते हैं, क्योंकि वो लोग दिन भर यही काम करते हैं, वो बेटर आपको गाइडेंस दे सकते हैं।